हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक और नया प्रैक्टिस टेस्ट 2। लास्ट लाइक हमने प्रैक्टिस टेस्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने कवर किए थे चैप्टर 1 और 2। आज फिर से हम चैप्टर 1 और 2 का एक और बार रिवीजन करने वाले विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट 2। तो अगर मैं इस टेस्ट के बारे में डिस्कस करूं तो ये जो टेस्ट है ये 1 घंटे का है, जिसमें आप 30 मार्क्स के क्वेश्चन है। दिस इज फॉर अगेन चैप्टर 1 एंड 2। मैंने पहले 2 टेस्ट आपको चैप्टर 1 एंड 2 के ही रिवाइज करा रहा हूं, जिसके बाद अगली टेस्ट में हम लोग चैप्टर को ऐड करना शुरू करेंगे और फिर कुछ टेस्ट बाद वापस हो सकता है चैप्टर 1 और 2 को वापस रिवाइज करें। तो जैसे जैसे हम लोग टेस्ट में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग कवर करते जाएंगे नए चैप्टर। तो अगर आप देखो, इसमें क्वेश्चन 1 to 4 1 मार्क्स का है, क्वेश्चन 5 2 मार्क्स का है, 6 to 9 इज ऑफ 3 मार्क्स एंड 10 to 12 इज ऑफ 4 मार्क्स। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे और जो क्वेश्चन छोटे हैं उनको डायरेक्टली भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में आपको ए दिया हुआ है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, और बी आपको दिया हुआ है 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। अगर मुझे एलसीएम निकालना है ए बी का, इसका मतलब मुझे निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी। अब आपको पता है, देखो एलसीएम में हम लोग हमेशा जो पावर कॉमन होती है उसकी हाईएस्ट, पहले तो हम लोग देखते हैं कौन से नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर, और जो नंबर कॉमन नहीं होते उसे एज इट इज लिख देते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे यहां पे पहला कॉमन नंबर दिख रहा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4। तो सबसे पहले तो ये लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं देखूं, मेरे को यहाँ पे 5 और मेरे को यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो मैंने एज इट इज अगला नंबर जो है वो 5 लिख दिया, क्योंकि दोनों की पावर 1 है तो 5 ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटू 3 इंटू 7 और कर दिया। तो योर एलसीएम विल बी 16 इंटू 5 इज 80, 80 इंटू 21, और इसे मल्टीप्लाई करोगे 8 1 8 16 1680। दिस विल बी योर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। सो दिस इज योर क्वेश्चन 1 फॉर 1 मार्क्स। इसी को आप अगर बाई चांस एचसीएफ का होता, तो मैं एक बार एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी हाथ के साथ में डिस्कस कर लेता हूं, जिससे जिन बच्चों को एचसीएफ नहीं पता वो भी समझ सकते हैं। तो अगर मुझे क्वेश्चन में एचसीएफ का होता है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें जो नंबर कॉमन होते हैं उनकी लोएस्ट पावर ली जाती है। तो क्योंकि मेरा 2 कॉमन है और 2 की लोएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, तो मैं एक लेता 2 की पावर 3 और अगला लेता 5 विच इज सिंगल पावर। इसके अलावा 3 और 7 को छोड़ देता क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका एचसीएफ आ जाता 40। सो आई होप ये दोनों चीजें क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 में कहते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर। मुझे दो नंबर दिए हुए हैं, नंबरों की जगह मुझे दो पॉलिनोमियल दे दिए एक तरह से, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है और एक मुझे एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है। तो मुझे निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया, आपको पहला कॉमन फैक्टर अगर आप देखो या पहले कॉमन वेरिएबल देखो इसमें, तो ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स। लोएस्ट पावर क्या है आपकी? एक्स, तो आपने एक्स ले लिया। यहां पे दोनों जगह आपको वाई स्क्वायर दिख रहा है, दोनों की पावर भी सेम है, तो अगला कॉमन फैक्टर जो है या कॉमन वेरिएबल वाई स्क्वायर हुआ, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। सो दिस इज योर क्वेश्चन 2। तो आई होप आपको दोनों ये क्वेश्चन क्लियर है। हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया, बोथ ऑफ 1 मार्क। अब नेक्स्ट करते हैं राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 7 and 5। अब इसके बेटा मैं दो मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो ये आपका चैप्टर 1 के क्वेश्चन थे ये दोनों। अब हम लोग आगे चैप्टर 2 पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के सबसे पहले मैंने देखा मुझे दो जीरोस दिए हुए 7 और 5, तो मैंने यहां पे जीरोस को डिनोट करके अल्फा लिख दिया 7 और बीटा लिख दिया 5। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अगर मैंने सम किया अल्फा प्लस बीटा तो ये आएगा 12, और आपने प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा तो ये आएगा 35। अब अगर मैं आपको शॉर्टकट मेथड की बात करूं, तो अगर आपको सम और पॉलिनोमियल पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं लिखता हूं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। जब भी आपको कम मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, एमसीक्यू दिया, आप डायरेक्टली इसमें लगा के तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट कितना है 12,
तो -12x प्लस 35, दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, अब इसी को अगर मैं डिटेल में लिख रहा या सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होता तो क्या करता, तो मेरे को सम ऑफ द रूट मिल गया है ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिल गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा 12 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अगर आप कंपेयर करो, इधर कंपेयर करो तो आप देखोगे आपका ए कितना है 1, बी कितना है -12 और सी क्या होगा आपका 35। देखो ए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ए मेरा 1 है, बी -12 है, सी 35 है। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे आपने ए बी सी की वैल्यू डाली तो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35। दिस इज योर मेथड फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का मेथड है और ये वाला आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हमने एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35। बाहर जो के लगा है इसका मतलब क्या होता है, के इज एनी कांस्टेंट। ये 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता था क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कॉमन निकाल के क्या होता। तो हमने, क्योंकि जो सम और ये प्रोडक्ट होते हैं रेशियो में होते हैं, तो अगर आपका मान लो 12/1 है, इसलिए अगर 24/2 होता तो भी ये 12 ही होता। तो खैर के लगा के आप छोड़ सकते हैं या के नहीं भी लगाए, अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो आप नहीं भी लगाइए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल क्वेश्चन 4 पे। अब अगर क्वेश्चन 4 देखें तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब सेम क्वेश्चन 3 जैसा ही है, हु सम ऑफ जीरोस इज 5। तो देखो मैंने दोनों क्वेश्चन दिए हुए, एक बार मैंने दिया आपको डायरेक्टली जीरोस दिए थे अल्फा और बीटा। इसमें मैं कह रहा हूं सम ऑफ जीरोस मेरा 5 है और प्रोडक्ट जो है वो -3 है। मतलब इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जल्दबाजी में गलती हो जाती है, इस वाले क्वेश्चन में जब आपको जीरोस दिए थे तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ा। इसमें आपको डायरेक्टली दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3। तो जब आपको ये डायरेक्टली दिया है तो आपने सीधे फॉर्मूला लगा दिया, आपको ना सम निकालना है प्रोडक्ट क्योंकि दिया ही हुआ है। आपने सीधे कह दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट विच इज 5x -3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप ये भी क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन 5। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। तो देखो क्वेश्चन 5 में अगर हम देखें, हमें दिया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032। तो हमें पता है एचसीएफ निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के और फिर करना होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। और क्वेश्चन 5 हमारा 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क के चारों क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं 2 मार्कर पे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 408 और 1032 के फैक्टर्स निकालूंगा। तो पहले 408 मैंने देखा 8 यूनिट डिजिट पे 2 से डिवाइड होगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो 2 2 ज़ा 4 0 4 ये कर दिया। फिर से 4 है यूनिट प्लेस पे, 2 से भी डिवाइड होगा 102, फिर 2 से डिवाइड होगा 51। अब ये 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा, लेकिन 51 5 + 1 इज 6, 6 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो जिसका मतलब इसमें 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने लिखा 27, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। इसका मतलब आपका 408 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 4। ये मेरा 408 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के रूल से ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 आ गया। अब मैंने 1032 को किया, 516 आएगा। फिर से किया 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 11 258 129। अब ये 3 से होगा 43 प्राइम नंबर है, तो मेरा 1032 जो है इसके आगे नहीं जाएगा, तो मैंने 1032 को यहां पे लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। अब जैसा मुझे पता है एचसीएफ मुझे कॉमन नंबर लेने होते और कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर, तो एचसीएफ ऑफ 408 और 1032 को मैंने देखा पहला कॉमन नंबर यहाँ पे 2 है और 2 की दोनों में पावर 2 की पावर 3 है, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दिया।
अगला मैंने देखा यहां पे जो नंबर है डेट इज 3⁴ और यहां पे 3 है, इन दोनों में जो मिनिमम पावर है वो 3 है, तो मैंने यहां पे लिख दिया इंटू 3। 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, तो आपका HCF जो है डेट इज इक्वल टू 24। आई होप ये क्लियर है। तो आप इस मेथड से करोगे, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि आपको ये दोनों बेटा इस फॉर्म में लिखने होते हैं। देखो बच्चों की तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसे मत लिखना, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और उसकी पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसे इस फॉर्म में लिखो, यहां पे HCF डायरेक्टली लिख दो, कौन सी पावर ले रहे हो और मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज योर 1 मार्क्स एंड दिस इज योर 1 मार्क्स। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में मुझे दिया प्रूव दैट √3 प्लस √7 इज इर्रेशनल। ओके, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो 6 जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मुझे करना है प्रूव दैट √3 प्लस √7 इज इर्रेशनल। अब अभी तक आपने 2 तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे, प्रूव दैट √3 √5 √7 अगर अलग अलग दिया है विदाउट दिस प्लस तो आप कर सकते थे, ठीक है। दूसरा आपने किया होगा 5 प्लस √2 3 माइनस √3, जिसमें एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है। अब इसमें क्या है, आपके ये दोनों इर्रेशनल है। अब देखो बेटा इसके 2 मेथड है। एक मेथड बहुत लेंदी है जो कि मैं कभी यूज नहीं करता, ना सजेस्ट करूंगा, कि आप पहले √3 को इर्रेशनल प्रूफ करो, फिर √7 को इर्रेशनल प्रूफ करो, फिर आप कहो सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर विल बी इर्रेशनल, तो ये इर्रेशनल होगा। इसकी जगह मैंने जो मेथड किया वो क्या किया, ध्यान से देखिएगा। आपने कहा लेट √3 प्लस √7 इज रैशनल, देयरफॉर √3 प्लस √7 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो अगर मैं ले लेता हूं √3 प्लस √7 इज इक्वल टू P बाय Q, तो सबसे पहले मुझे P और Q की कंडीशन लिखनी होगी। तो मैंने यहां पे साथ में लिख दिया P एंड Q आर इंटीजर, पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि P और Q ये जो 2 नंबर है इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब जैसे P और Q प्राइम नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं P और Q की, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले 24 और 25, दोनों प्राइम है नहीं है, लेकिन 24 और 25 कोई कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 24 25 को प्राइम कहलाएंगे। और लास्ट में आपने लिखा Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 हो नहीं सकता। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो अभी तक आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें एक पार्ट रैशनल होता है, एक पार्ट इर्रेशनल, तो आप रैशनल वाले पार्ट को उधर ले जाते हो। पर यहां पे मुझे अभी कोई भी इर्रेशनल नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो यहां पे हो जाएगा √3 प्लस √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। इसको मैंने स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर विच इज √3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज √7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7 2ab इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। ये हुआ आपका 3, ये हुआ आपका 7 प्लस 2√21 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। अब ठीक है, अब 7 प्लस 3 क्या होगा, आपका 10 होगा। तो यहां पे मेरा क्वेश्चन आ गया 10 प्लस 2√21 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। तो अब मैंने कहा अब मेरे पास एक पार्ट जो है आपका ये रैशनल है और ये वाला पार्ट इर्रेशनल है, तो मैंने कहा इर्रेशनल को छोड़ के सबको उधर ले जाता हूं। तो मैंने पहले यहां पे 2√21 इधर रखा, इसे लिख दिया P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर माइनस 10। एलसीएम लिया तो ये हुआ P स्क्वायर माइनस 10Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, या फिर आपने लिखा √21 विल बी इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 10Q स्क्वायर अपॉन 2Q स्क्वायर। सो दिस इज योर प्रॉपर सेपरेशन ऑफ इर्रेशनल पार्ट एंड रैशनल पार्ट। अब आता है क्वेश्चन, हम लोग इसे कैसे प्रूफ करेंगे आगे। अब देखो सबसे पहले तो आपने क्या लिखा, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, मैंने लिए इंटीजर दोनों,
सो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर ऑल्सो इंटीजर। भाई अगर आपका, मैं कह रहा हूं p इंटीजर है तो आप उसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा तो नहीं डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो अगर p और q इंटीजर है तो उनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो अगर p स्क्वायर और q स्क्वायर इंटीजर है तो आपने कहा देयर फोर पी स्क्वायर माइनस 10q स्क्वायर जो कि आपका न्यूमिनेटर है एंड 2q स्क्वायर आर ऑल्सो इंटीजर। अगर मैं किसी दो इंटीजर के स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे सेम चीज मिलेगी, इंटीजर मिलेगी। तो मैंने कहा भाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होंगे। तो आपने कहा देयर फोर पी स्क्वायर माइनस 10q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। अगर मैं दो इंटीजर को डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में लिख दूं तो ये क्या होगा, इज आ रैशनल फंक्शन। आपने कहा ये तो रैशनल फंक्शन है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या, देखो √21 आपने कहा बट √21 इज इर्रेशनल। सो अब एक साइड है इर्रेशनल, ठीक है, ये वाली साइड इर्रेशनल, ये वाली साइड रैशनल, और मैं बीच में कह रहा हूं इक्वल टू। ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, इर्रेशनल आपका रैशनल के बराबर कभी नहीं हो सकता। सो एस irrational number √21 cannot be equal to rational number, therefore our assumption is wrong। हमारी assumption गलत है, ठीक है। अगर गलत है तो सही क्या है, आपने कहा सो √3 प्लस √7 इज नॉट रैशनल, देयरफॉर √3 प्लस √7 क्या हो गया, इज इर्रेशनल नंबर। ये हो गया प्रूफ। तो सिमिलर क्वेश्चन अगर 3 प्लस √7 होता तो मैं ये स्क्वायरिंग वाला पार्ट नहीं करता, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं आता, सीधे हम लोग अगर 3 प्लस √7 होता 3 को ले जाते और फिर हम लोग ये आगे का लाइन लिखते। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस होता है वो यही रहता है कि हमें एक साइड रैशनल एक साइड इरेशनल रखना होता है, जब जब आपका बीच में सम ऑफ एडिशन, सम या प्रो डिफरेंस में दिया हो आपके दो नंबर, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर का होता तो आपको √21 अलग से प्रूफ करना होता कि इर्रेशनल। अभी तो हमने डायरेक्टली ले लिया, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो या तो क्वेश्चन में दिया होगा गिवन √21 इज इर्रेशनल, तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मली सीबीएसई आपको देती है। नहीं दिया तो यू हैव टू प्रूव और टू बी ऑन द सेफर साइड। तो आई होप ये क्वेश्चन 6 थ्योरेटिकल है, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। तो क्वेश्चन 7 में मेरे से कह रहे हैं इन ए सेमिनार, अब ये क्वेश्चन जो है ये फिर से चैप्टर 1 का है, वर्ड प्रॉब्लम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वाले में भी हमने 3 वर्ड प्रॉब्लम की थी, तीनों एससीए पे बेस्ड थी, आपको ध्यान होगा। अब ये एक और वर्ड प्रॉब्लम आई है इस प्रैक्टिस। तो अगर आपने पहले वाला प्रैक्टिस नहीं किया है तो चैप्टर 1 और 2 का पहले वो गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला रिवीजन कर लीजिए, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 80 एंड 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। पहले तो मैंने लिख दिया हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है, मैंने हिंदी को H, इंग्लिश को E और मैथ्स को ये लिख दिया। कितने कितने पार्टिसिपेंट दिए हुए हैं, 60, 84 एंड 108। दिस इज 60, दिस इज 84, दिस इज 108। ये पार्टिसिपेंट ये मेरे को दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टू बी सीटेड, मतलब मेरे को हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठाने, मतलब ये है टोटल, मेरे को हर एक रूम में चाहे वो 4 है या 5 है या जो भी है, मुझे वो नंबर बिठाने हैं जो कि सेम हो, ठीक है। तो अब ये क्या क्वेश्चन कहते हैं, कह रहे हैं इफ इन ईच रूम देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। मुझे ये निकालना है मुझे कम से कम कितने रूम चाहिए होंगे कि आपका हर एक रूम में सेम पार्टिसिपेंट आ जाए। तो मुझे निकालना है मिनिमम रूम। अब देखो बेटा, एक बार समझते हैं हम लोग कि हमें करना क्या है। तो अब हमारे को देखो सबसे पहले ये समझना है कि मिनिमम रूम्स कब होंगे। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, हम लोग लिख भी सकते हैं, चलो साथ में लिखते भी हैं, रूम्स विल बी मिनिमम। अगर मेरे रूम्स विल बी मिनिमम
इफ इन ईच रूम देयर आर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट। ये तो ऑब्वियस बात है ना। देखो, अगर मान लो आपके पास 100 गेस्ट है और मैंने कहा कम से कम रूम आप लगाओ, तो आप कहोगे भाई जितने एक रूम में मैक्सिमम आ सकते हैं उतने घुसा दो। तो इसका मतलब तो क्या है कि हम लोग ये कहें कि ये सारे के सारे एक ही रूम में डाल दो, लेकिन नहीं, एक और कंडीशन दी हुई है। मेरे को कहते हैं कि आपके जो पार्टिसिपेंट है हर एक रूम में वो सेम होने चाहिए, मतलब हर एक रूम में सेम, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब मेरी दो कंडीशन है कि अगर मान लीजिए मैं एक रूम में 5 डाल रहा हूं लोग, तो वो पांचों रू जो हैं, अगर हिंदी में बात करूं तो वो 60 अगर हिंदी के पार्टिसिपेंट हैं, तो अगर मैं पांच उसमें डाल रहा हूं पार्टिसिपेंट को, तो मेरे 12 रूम लग जाएंगे हिंदी में। लेकिन 5 84 से डिवाइड नहीं होता, तो मेरे क्या होगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों को पहले डिवाइड कर सके। करेक्ट। सबसे पहले बात तो ये, ऐसा नंबर चाहिए क्योंकि वही आपके पार्टिसिपेंट होंगे जो कि हर एक रूम में होंगे। तो आपने कहा टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। सबसे पहला काम है भाई आप इनके एचसीएफ निकाल लो, क्योंकि वो नंबर ऐसा होगा जो कि इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो मेरी ये कंडीशन तो मीट होगी कि हर एक रूम में सेम पार्टिसिपेंट जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले एचसीएफ निकाला, तो प्राइम फैक्टराइज किया, ये लिखा मैंने 60 को, 230, 215, 3 से गया 5 एंड 5 वन 5, ये हो गया 60 का। नेक्स्ट मैंने चला यहीं पे 84 को कर लेते हैं। 84 का क्या हुआ, 242, 221, देन 3 से जाएगा 3 एंड 7, ये 84 का हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा 108 को कर लेते हैं। तो 108 को किया तो 254, डंडा नहीं है, डिवाइड करते जाओ, बस 2 से जा रहा है 27, फिर ये 3 से जाएगा तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। जब आपने ये सारे के सारे कर लिए, अब आप करते हो इसको, पहले लिख दो फंडामेंटल थ्योरम की फॉर्म में। 60 क्या हुआ आपका, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अगला क्या है आपका 84। 84 क्या हुआ आपका, यहां से देखा मैंने, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। नेक्स्ट हुआ 108, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो आपका जो HCF है वो क्या हुआ, 60, 84, 108 का कितना हुआ। आपने यहां से कहा देखो 2 कार कॉमन है, तो आपने पहली चीज डाल दी 2 स्क्वायर इंटू 3 में आप देखोगे एक 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 3 क्यूब है। क्योंकि मिनिमम पावर 3 है तो अगला आप डालोगे 3, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने कहा 4 इंटू 3 आपका आ जाएगा 12। तो आपका मतलब इन तीनों का ऐसे वो 12। तो आपने पहले तो लिखा देयर फोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम विल बी इक्वल टू 12। अब आप देख भी लो, अगर आप 12 पार्टिसिपेंट, देखो 12 60 को भी डिवाइड करता है तो 5 हो गया, 84 को भी डिवाइड करता है और इसे भी करता है। तो आपको सारे के सारे में 12 12 पार्टिसिपेंट होंगे हर एक रूम में। अब अगला आता है, आप नंबर ऑफ रूम्स निकालो, मिनिमम रूम। तो इसे दो तरीके, या तो आप क्या करो, टोटल पार्टिसिपेंट को ऐड कर दो और टोटल पार्टिसिपेंट को 12 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर मान लो मैं सब्जेक्ट वाइज निकालना चाहूँ कि हर एक सब्जेक्ट के कितने होंगे, तो आपने कहा रूम्स फॉर हिंदी, अगर मुझे हिंदी पार्टिसिपेंट के लिए चाहिए तो वो कितने होंगे, 60/12, 60/12 5। फिर मैंने कहा रूम्स फॉर, अगला सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश में 84/12 विच विल बी 7। और ऐसे ही रूम्स फॉर मैथ्स कितने होंगे, 108/12 विच इज 9। तो आपने कह दिया टोटल रूम्स रिक्वायर्ड, अब आपका निकल गया, इज इक्वल टू 5 + 7 + 9
विच इज 21 रूम्स। तो आपको ये समझ में आ गया, मुझे टोटल मिनिमम से मिनिमम 21 रूम चाहिए और हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट होंगे। तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट आपके सेम सब्जेक्ट के इक्वली डिवाइड होके आपको ये आंसर देगा। तो बेटा इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम का ना लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अभी तक क्या करते हो, आप रटते हो, अच्छा इसमें एचसीएफ निकाल दिया, इसमें एलसीएम, कुछ हिंट जरूर होती है। जैसे देखो मिनिमम रूम्स निकालने थे, लेकिन मुझे बात हो रही थी पार्टिसिपेंट की। अगर मुझे पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, नॉर्मली क्या होता है जब भी मेरे को मिनिमम दिया होता है ये रिलेट किया जाता है कि एलसीएम निकालना, नहीं, मुझे बात पहले देखो क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, मुझे बात हो रही थी पार्टिसिपेंट की, लेकिन मुझे चाहिए थे रूम्स। तो मैंने कहा भाई पार्टिसिपेंट रूम के अंदर घुसाने और वो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट होने चाहिए रूम में। तो जब मैक्सिमम वर्ड आया तो मैंने निकाला एचसीएफ। जैसी कोई चीज एक पार्टिसिपेंट मैक्सिमम हुए तो रूम ऑटोमेटिकली मिनिमम निकल के आएंगे। आई होप ये क्लियर है। आगे हम और करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है, आगे जितने क्वेश्चन करेंगे इसी लॉजिक से समझ समझ के करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर, ये अब आपका है चैप्टर 2 का क्वेश्चन, और ये अगर मार्क्स देखें तो ये हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का ही है। तो मैंने कहा इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो देखो अभी आपने एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन किया था पहले भी, इसमें और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है, उस क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था या फिर आपको जीरोस दिए थे। यहाँ पे हमें जीरोस नहीं दिए हुए, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और मुझे एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस अलग है। तो देखो बच्चों कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालते हैं, उससे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा निकालते हैं, वो तरीका सही है लेकिन वो हर जगह नहीं लगता। तो मैं आपको जो तरीका निकालने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। आपने लिखा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आपने कहा इसके a जो है वो 1 हुआ, b आपका -3 हुआ, c 2 हुआ, अल्फा बीटा इसके 0 है, तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट का, -b बाई ए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ -3 अपॉन 1, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा मेरा आ गया 3। अब आपने कहा अल्फा इंटू बीटा होता है मेरा c बाई ए विच विल बी इक्वल टू 2 बाई 1, तो अल्फा इंटू बीटा मेरा आ गया 2। सबसे पहले कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बात हो रही है नया पॉलिनोमियल बनाओ, ये वैल्यू निकालो, ये जीरो दिया, कुछ भी, सबसे पहला स्टेप सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो। ये तो कर ही दो, आधा नंबर तो मिल ही जाएगा ना, कुछ नहीं होता तो भी आपको हाफ मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल ही जाएगा अगर आपने फॉर्मूला लिख के अल्फा बीटा निकाला। अब आपने कहा देखो न्यू जीरोस जो है, जो आपके न्यू जीरोस है वो क्या है 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, ठीक है, जो नए जीरो है वो क्या आपके 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो आपका जो न्यू सम है वो क्या होगा आपका 1 बाय अल्फा, क्योंकि जब भी मुझे पॉलिनोमियल बनाना है सबसे पहले मुझे सम और प्रोडक्ट करना होता है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में भी किया था। देखो सम और प्रोडक्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सम और प्रोडक्ट, मुझे कहीं पे भी सम और प्रोडक्ट जरूर चाहिए होता है। तो मैंने इधर भी कहा न्यू सम क्या हुआ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब देखो क्या करना होता है, हमारे को अभी अल्फा और बीटा नहीं पता, और अगर आप इसे सब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल था, इसे मैं फैक्टराइज करता, मेरे अल्फा और बीटा आ जाते 2 और 1 और मैं यहाँ पे डाल देता, बिल्कुल सही है, वो मेथड सही है। लेकिन अगर ये फैक्टराइज नहीं होता तो क्या करते, क्योंकि पॉलिनोमियल जो आपको दिया होता है वो जरूरी नहीं कि मिडल टर्म स्प्लिट से हमेशा सिंप्लीफाई हो जाए, तभी ये जो क्वेश्चन है हम लोग इस तरीके से करते हैं जिससे कि वो तरीका आपका हमेशा एप्लीकेबल हो। कई स्टूडेंट्स होंगे आप इसे वो करोगे फैक्टराइज तो आपका अल्फा और बीटा 2 और 1 आ जाएगा, वो आप 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा आपका सीधे 1 और 1 बाय 2 हो जाएगा और आप क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन हमें जो यूज करना है, हमने क्या किया जब इसे सम किया तो मैंने क्या इसका एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी अल्फा बीटा की भी, तो मैंने कहा न्यू सम कितना हो गया आपका 3/2 विच इज इक्वल टू -b/a। अब आपने कहा न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट निकाला, वो क्या होगा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा विच इज 1 बाय अल्फा बीटा, या फिर आपने लिख दिया 1/2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 2, तो आपका नीचे है तो ये 2 आ जाएगा विच इज c/a। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा -b/a जो है वो आपका है 3/2
और सी बाई ए आपका है 1/2। आप देखोगे डिनोमिनेटर सम है तो आपने कहा सो ए तो हो गया आपका 2, बी की वैल्यू कितनी होगी, ये उधर गया हो गया -3 और सी हो गया 1। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या किया, पॉलिनोमियल इज a into ax square plus bx plus c, which will be k into 2x square minus 3x plus 1। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया, विच इज योर आंसर। अब इसी को लिखने का दूसरा वे, अगर हमने शॉर्टकट मेथड से लिखना होता है या विदाउट दिस शोइंग एबीसी क्या होता, तो आप सीधे फॉर्मूला लगाते। क्या फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी, जहां पे एस मैंने लिखा है सम के लिए और पी मैंने लिखा है प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप ये डायरेक्टली डाल दोगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना था, तो आपका सम अगर आप देखो तो सम है आपका 3/2, तो यहां पे डाल दिया 3/2x और प्रोडक्ट था मेरा 1/2। अब चाहे तो ऐसे छोड़ दो या एलसीएम लेके 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। k/2 भी एक कांस्टेंट है, उसे हम लोग कुछ भी बाहर रख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के लिए एक तरीका और हो सकता था जो मैं आपको बता रहा हूं, हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप उससे हर क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट हाँ, मैं करके दिखा देता हूं कि अगर आप मेथड 2 होता जो कि आपको बिना सम ऑफ प्रोडक्ट के अगर करना होता तो आप क्या करते हैं, आपको पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपने जब इसे फैक्टराइज किया, क्योंकि इसकी मिडल टर्म स्प्लिट हो सकती है, तो आपने ऐसे किया तो आपके दो फैक्टर आ जाएंगे। एक आएगा आपका x कॉमन लो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, तो आपके आंसर हो गया x माइनस 1 x माइनस 2। तो देयरफॉर अगर आप कहोगे अल्फा हो गया आपका 1 और बीटा हो गया 2, ये आपके दो अल्फा और बीटा रूट्स आ गए। अब आपको कह रहे हैं कि नया जो प्रोडक्ट मेरे को निकालना है उसके जीरोस क्या होने चाहिए, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो आपके न्यू जीरोस जो है वो आप यहां से सीधे लिख सकते हो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, जो कि क्या हो जाएंगे 1 का रेसिप्रोकल 1 और 1/2। तो आपने कहा आपका न्यू सम कितना होगा 1 प्लस 1/2 विच इज 3/2, और न्यू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 1/2 विच इज 1/2। तो आपका नया सम और नया प्रोडक्ट आ गया। आपने अगर डायरेक्टली वो लगाया तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस एफ एक्स, तो सम को डाल दिया यहां पे और प्लस प्रोडक्ट। तो देखो ये वाला तरीका भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके में एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपका ये मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होता, ये आपके अल्फा और बीटा ऐसे नहीं निकलते, तो आप ये मेथड नहीं लगा सकते। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, और क्योंकि पॉलिनोमियल में आपने सम एंड प्रोडक्ट सीखा है, सो दिस इज द सजेस्टेड एंड प्रेफर्ड मेथड दैट यू शुड अप्लाई। क्योंकि एक मेथड सीखो, लेकिन वो सीखो जो हर क्वेश्चन में लगा सके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में मुझे दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। तो पहले तो मेरे को जीरोस निकालने, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ठीक है, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, ये आपने किया हुआ होगा। दिस इज वेरी सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिकी वो नहीं है, आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे जीरोस निकालना है, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलो पहले जीरोस निकालते हो, मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं। मुझे पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल को क्या किया, इसमें रीअरेंज करके 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। ये गलती मत करिएगा कि आप रीअरेंज करे बिना 8 को यहां पे लेके और इसे स्प्लिट करने लगे, क्योंकि आपका यहां पे x होता है फिर कांस्टेंट होता है। अब अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके, पहला जो है वो क्वेश्चन यही है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जीरोस निकालते हैं इसके। तो आपने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, देखो ये 5 इंटू 4 20 को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है कि मेरे को 8 मिले। मैंने पहले प्राइम फैक्टराइज कर दिया, तो मैं देख सकता हूं 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2 आपका 8 होगा, लेकिन हमें माइनस 8 चाहिए, तो मैंने इसे क्या लिखा, पी एक्स विल बी इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x।
मैंने ऐड किया तो आपको -8 मिल रहा है, मल्टीप्लाई किया आपको -20 मिल रहा है, तो स्प्लिटिंग सही है मेरी -4। अब मैंने क्या किया, रीग्रुपिंग करी, तो यहां पे क्या होगा 5x कॉमन, x -2 +2 कॉमन, x -2, देयरफॉर आपके दो फैक्टर आ गए 5x +2 इंटू x -2। ये आपका पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हो गए। अब आपने कहा देयरफॉर अल्फा मेरा हो जाएगा 5x +2 को 0 डालेंगे तो अल्फा मेरा हो जाएगा -2/5 और बीटा आपका हो जाएगा 2। ये मेरे पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जिसमें मुझे स्पेसिफिकली कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने जीरोस निकाल दिए। अब करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो मैंने सम, जब ये दो रूट है इनसे मैं अगर सम ऑफ प्रोडक्ट निकालता हूं और अगर मैं इसके कोफिशिएंट को यूज करके सम ऑफ प्रोडक्ट निकालता हूं, दे शुड बी सेम। तो मैंने एक जगह क्या किया, इससे अल्फा प्लस बीटा से सम निकालता हूं मैं, तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -2/5 + 2, आपने एलसीएम लिया, -2 + 10 अपॉन 5 विच विल बी 8/5। ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया यहां से। अब मैंने इसे फॉर्मूले से निकाला, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a। आपने पॉलिनोमियल लिखा है यहां पे, पहले पॉलिनोमियल क्या है आपका 5x² -8x -4। तो आपका a क्या है 5, b है -8 और c है -4। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अगर आप b और a की वैल्यू डालोगे तो -b की वैल्यू मैंने डाली -8/5। तो यहां से भी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 8/5। तो ये वेरीफाई हो गया। देखो ये भी अल्फा प्लस बीटा जब मैंने रूट्स यूज किए तो भी 8.5 और ये फॉर्मूले से भी है। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं ऐसे ही। अब नेक्स्ट मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना है फिर से -2/5 इंटू बीटा 2, ये आ गया -4/5। ठीक है। अब मैंने कहा यहां पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। सी की वैल्यू देखी मैंने, सी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू है 5, तो अल्फा इंटू बीटा यहां से भी कितना हुआ -4/5। तो जब दोनों यहां से भी ये सेम हो गया तो उसके बाद आपका क्या हुआ, सम भी सेम आ गया और प्रोडक्ट भी सेम आ गया। इसका मतलब आपने कहा देयरफॉर, या सीधे लिख दो हेंस वेरीफाइड, खत्म। तो ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट में होता है। इसमें देखो आपको पहले मिड स्प्लिट के जीरो निकालने होते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा है कि भाई पहले जीरो निकालो, जब जीरो निकाल दो उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। रिलेशनशिप वेरीफाई का मतलब क्या होता है, आपने एक बार जीरो जो निकाले उससे सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला, ये निकाला, और एक बार मैंने फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा बीटा c/a से निकाला। नेक्स्ट चलते हैं 4 मार्कर्स पे। अब क्वेश्चन 10 to 12 के 4 मार्क्स हैं, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 में देखिए, जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूव 7 - √3 इज इर्रेशनल। मतलब पहले मुझे प्रूफ करना है √3 इर्रेशनल है और फिर मुझे प्रूफ करना है 7 - √3 भी इर्रेशनल है। अच्छा, इसी का मॉडिफिकेशन अगर ये 2 मार्क्स का होता तो आपको क्या कह देते, प्रूव दैट 7 - √3 इज इर्रेशनल गिवन √3 इज इर्रेशनल। लेकिन क्योंकि ये 4 मार्क्स है तो मुझे दोनों चीजें करनी है। तो चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है √3 इज इर्रेशनल, तो पहले √3 का लेते हैं हम लोग। प्रूफ वही लगेगा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले मैंने कहा लेट √3 इज रैशनल नंबर। तो आपने कहा देयरफॉर √3 इज इक्वल टू p/q। यहां पे आपने लिखा p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0 और आपके p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। 3 चीजें हो गई। अब आपने क्या किया, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर क्या, √3 का स्क्वायर होगा 3, p का स्क्वायर इज p² एंड q का स्क्वायर इज q²। तो इधर से मैंने क्या किया, यहां से हो गया q² जो है वो आपका आ जाएगा p²/3। मैं यहाँ पे q² को इधर ले गया, डिनोमिनेटर में 3 को ले आया। ये क्यों ले आया, क्योंकि मुझे q और p में अब रिलेशन निकालना है। तो मैंने कहा देखो सिंस
पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये मैंने एजम्पशन की है कि भाई मेरे पी और क्यू तो इंटीजर है। तो अगर पी और क्यू इंटीजर है सो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर शुड ऑल्सो बी इंटीजर्स। अगर दो नंबर पी मान लीजिए 2 और 7 है, अगर वो इंटीजर है, उनका स्क्वायर भी करोगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब आपका क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, अब अगर पी स्क्वायर इंटीजर है और क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब पी स्क्वायर 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज 3 इंटू समथिंग होगी तभी 3 से 3 कट के ये वाली चीज आपको इंटीजर मिलेगी। तो आपने कहा देयरफॉर पी स्क्वायर should be divisible by 3, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज P is also divisible by 3। अगर P स्क्वायर है तो P भी होना चाहिए डिविजिबल। तो अब मैंने कह दिया अगर P 3 से डिविजिबल है, ये चीज मैंने क्लियर कर दी। तो मैंने कहा सो P इज इक्वल टू 3 इंटू सी, कॉमा डाल के C इज सम इंटीजर। मैंने कहा भाई अगर P 3 से डिविजिबल है तो P की वैल्यू 3m समथिंग होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और जो भी होगी वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने C को इंटीजर ले लिया। अब मैंने ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दिया। तो मैंने कहा नाउ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3 और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3। P की जगह 3 इंटू सी आ गया। सिंप्लीफाई किया सो सी स्क्वायर जो है वो आपका हुआ क्यू स्क्वायर बाई 3। हो गया आपका सी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 3। अब फिर से सेम चीजें लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखी, सिंस सी एंड क्यू आर इंटीजर सो सी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर ऑल्सो इंटीजर, सो क्यू स्क्वायर इज क्या होगा डिविजिबल बाय, इससे डिनोमिनेटर में जो 3 है तो 3 लिख दिया। तो फिर से अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अगर Q भी 3 से डिविजिबल है और अभी आपने कहा P भी Q3 से डिविजिबल है, तो आपने कहा सो बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3, क्योंकि P और Q दोनों 3 से डिविजिबल है। अब लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, हमने लिया हुआ है P एंड Q आर को प्राइम टू ईच अदर, और जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो अगर P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकते। आपने कहा बट P एंड Q आर को प्राइम टू ईच अदर, सो 3 कैन नॉट बी कॉमन फैक्टर। तो आपने कहा दिस इंप्लाइज आवर एजम्पशन, जो हमने माना है इज रॉन्ग, √3 इज नॉट रैशनल नंबर। हमने कह दिया प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल। ये हो गया आपका पहला पार्ट जिसमें आपने √3 को इरेशनल प्रूफ कर दिया। देखो अब ये याद करने का क्वेश्चन है, बस लॉजिक थोड़ा बहुत समझना है। ये हो गया, ये पहले वाले पेपर में भी था क्वेश्चन, और ये 99% क्वेश्चन एक ना एक चैप्टर 1 से आता ही है। तो पहले वाले पेपर में हमने डिस्कस किया था, ये अगेन हम लोग सेकंड वाले पेपर में फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पहले वाले पेपर में अगर समझ में आ गया होगा तो ये अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपने कहा अगला पार्ट क्या है, हेंस प्रूफ 7 माइनस √3 इज इरेशनल। कहते हैं भाई अगर ये √3 इरेशनल है तो अब ये प्रूफ कर दो 7 माइनस √3 भी इरेशनल है। तो चलो अब इसे करते हैं। नाउ
लेट 7 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। अब मैंने 7 माइनस रूट थ्री को रैशनल ले लिया, 7 माइनस रूट थ्री को रैशनल लिया, देयरफॉर 7 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू a अपॉन b। a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर को प्राइम और b इज नॉट इक्वल टू 0। सेम वही सब चीज ले दी, p बाई क्यू की जगह आपकी a बाई b ले लिया। हम कोई भी अल्फाबेट या कोई भी यहां पे ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इररेशनल पार्ट को अलग रखा, जैसा हमने उधर किया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी। माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 7। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये साइन पलट जाएगा, ये हो गया आपका 7 माइनस a अपॉन बी। एलसीएम लिया तो रूट थ्री इज इक्वल टू 7b माइनस a अपॉन बी। यह आ गया आपका रूट थ्री इज इक्वल टू 7b माइनस a अपॉन बी। अब आपने कहा नाउ सिंस a एंड b आर इंटीजर, so 7b minus a and b are also integer। a और b इंटीजर है तो ये भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हुआ। therefore 7b minus a upon b is रैशनल। बट आपने अभी क्या लिया, प्रूफ किया ऊपर, बट रूट थ्री इज irrational। So as rational cannot be equal to irrational, so our assumption is wrong। तो assumption wrong है तो क्या हुआ, 7 माइनस रूट थ्री क्या होगा, therefore 7 माइनस रूट थ्री इज IRRA TIONAL इर्रेशनल। ये आपका प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। तो ये था आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपने दोनों पार्ट प्रूव किए। प्रूव डेट रूट थ्री इज इर्रेशनल, हैज प्रूव 7 माइनस रूट थ्री इज इर्रेशनल। तो खाली ये स्टेटमेंट यूज करने के लिए कि रूट थ्री इज इर्रेशनल हमने ये ऊपर प्रूव किया, और यही अगर कम मार्क्स का होता तो ये स्टेटमेंट एज इट इज हम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में कहते हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 20। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंडीशन चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कंडीशन दी हुई है। सब में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a। आपने लिखा a कितना हुआ, a की जगह अब आप कैपिटल में ले लो क्योंकि a यहां पे भी यूज है। तो a आपका हुआ 1, b हुआ आपका -6 और c की वैल्यू है a। आपको ये a निकालना है। सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, मैंने आपको बताया आप दो चीजें कर लो, पहले अल्फा प्लस बीटा सम निकाल लो विच इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। देयरफॉर आपका ये माइनस और माइनस से कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ आपका a। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पे आता है वापस। आपने कहा यहां पे आपको दिया हुआ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो आपने यहां पे कहा नाउ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना दिया हुआ आपको 20। अब हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ। देखो एक कंडीशन तो ये दी हुई है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। और मुझे यहां से दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। एक कंडीशन ये दी हुई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, और मुझे दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए। और मुझे अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे ए निकालना है। तो अगर मुझे अल्फा और बीटा पता हो तो ए निकल जाएगा। अब अल्फा बीटा कैसे पता हो, तो मुझे दिखा यहां पे मुझे दो क्वेश्चन इक्वेशन दी हुई है अल्फा और बीटा में, और मुझे दो वेरिएबल है अल्फा और बीटा। तो इन दोनों को सॉल्व करके, आपने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया होगा अब तक, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहां पे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20,
और ये जो अल्फा प्लस बीटा इंटू 6 है इसे मैंने इंटू 3 कर दिया, तो ये हुआ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 2 बीटा माइनस 3 बीटा क्या हुआ, माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, या बीटा आ गया आपका -2। अगर बीटा -2 आया तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा कितना है 6, तो अल्फा -2 इज इक्वल टू 6, या अल्फा आ गया मेरा 8। अल्फा और बीटा निकल गए, अगर अल्फा और बीटा निकल गए आपने यहां पे डाला देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए, या ए की वैल्यू क्या हुई, अल्फा है आपका 8 और बीटा कितना है -2, तो ए की वैल्यू होगी -16। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं 11th के बी पार्ट पर। देखो 11th के 2 पार्ट है, तो आपका ये पहला पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है आपका, ये देखते हैं। इसमें दिया हुआ 6370 इज इक्वल टू 2 की पावर m, 5 की पावर n, 7 की पावर k और 13 की पावर p। ये सिंपल है, 1 मार्क का है। देखो 11th में ये जो है ये होता है आपका 3 मार्क्स का, और ये आपका क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल। 11th में दिया हुआ आपको ये 6370 इज इक्वल टू 2 की पावर m, 5 की पावर n, 7 की पावर k और 13 की पावर p। तो हमारे को वैल्यू निकालनी है m प्लस n प्लस k प्लस p की। तो अगर मुझे ये पता चल जाए मेरा m, n, k और p क्या है, तो मैं आराम से ऐड कर सकता हूं। और आप देखोगे ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब पहले मुझे 6370 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी सबसे पहले। तो हम लोग यही करते हैं सबसे पहले 6370, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन है, 2 से जाएगा सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 3 6, 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, 3185। अब मुझे दिखा है 2 से तो नहीं जाएगा, ऐड करते हैं। देखो 3 यहां पे दिया नहीं, चेक भी कर लो। 3 यहां पे भी नहीं दिया, हम लोग चेक कर लेते, लेकिन 8 3 11 12 17 17 3 का फैक्टर नहीं है, 3 से नहीं जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्योंकि 5 है तो नेक्स्ट 5 से जाएगा। ये 5 6 30, 1 कैरी, 5 6 15, 3 कैरी, 6 37। अगेन अब ये आपका 5 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 7 से गया, 7 9 63, 1। फिर आपने किया 7 13 और लास्ट में आ गया 13। सो आपका 6370 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, देयरफॉर आपकी m की वैल्यू क्या हुई 1, कंपेयर करें, n की वैल्यू हुई 1, k की वैल्यू हुई 2 और p की वैल्यू हुई 1। दिस इंप्लाइज m प्लस n प्लस a प्लस p कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 5। तो ये आपका यहां पे आंसर आ गया 5। था ना सिंपल। अब आपको तो खाली ये करके सीधे भी लिख सकते थे, तो मैंने समझाने के लिए आपको डिटेल में लिखा। ठीक है, 1 मार्क में आप सीधे ये, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू में आता है या 1 मार्क में ऐसे पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस टेस्ट 2 के, विच इज पहला पार्ट है प्रूव दैट 3 + 5√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप लोग कहोगे सर तो ना पागल हो गए, बार बार इर्रेशनल नंबर प्रूव कराए जा रहे हैं। तो बेटा देखो मेरा पर्पस खाली ये है, मैंने ये पेपर इस हिसाब से बनाए हैं। अब आपने जब चैप्टर 1 और 2 रिवाइज कर लिया, तो अब इसी पेपर में आपके हर तरह के इर्रेशनल नंबर के प्रूफ करने के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपने √3 से देख लिया अकेला कैसे करते हैं, 3 + 5√2, या फिर आपने जो पहले किया 7 + √3, उससे आपने देख लिया सब में कैसे करते हैं, अगर एक रैशनल है एक इर्रेशनल है। और ये वाले क्वेश्चन में जिसमें √3 + √7 था, उसमें आपने तीसरा जो मेथड होता है, जिस तरह से जब दोनों रूट है तो क्या करते हैं वो भी देख लिया। तो एक तरह से अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो कि इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है जिसमें आपको इसकी प्रूविंग ना समझ में आए। तो यही पर्पस है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, आपके हर तरह के क्वेश्चन ऑल पॉसिबल वेज में कवर होते जाए। तो अब अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट 1 और 2 को खत्म कर लेते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर 1 पूरा रिवाइज हो चुका। चैप्टर 2 के 90% कॉन्सेप्ट हमने 2 बार रिवाइज कर लिए। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 में आते रहते हैं, क्योंकि उसके सम ऑफ प्रोडक्ट के क्वेश्चन में नया कोई भी पॉलिनोमियल बनाना, उसमें अलग क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्या कहते हैं, आपको कभी कुछ और एक्स्ट्रा दे दिया कंडीशन और उससे कुछ वैल्यू निकालनी वेरिएबल की, वो चीज अलग है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफरेंट रूट्स आर गिवन। हमने ये सारी चीजें इस पेपर में कवर की। तो मेरे ख्याल से एक 12 क्वेश्चन के पेपर में आपने वो कॉन्सेप्ट कवर कर लिए चैप्टर 1 और 2 के, जिसको रिवाइज करने में हो सकता है आपको 50 क्वेश्चन भी करने पड़ते, लेकिन उसकी जगह हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट कम क्वेश्चन में रिवाइज किए। तो अब चलते हम लोग देखो 12th के ए क्वेश्चन पे। प्रूव दैट 3 + 5√2 इज इरेशनल। तो ये मैं आप सीधे लिखता जाऊंगा, आपको पता है, साथ में आप चाहो तो आप भी लिख सकते हो। सबसे पहले रेड 3 + 5√2 इज rational. Therefore, 3 + 5√2 is equal to P upon Q. P and Q are integer. Q is not equal to 0. P and Q are co-prime. Correct? अब आपने क्या किया यहां पे? Now 3 + 5√2 is equal to P upon Q. 5√2 को यहीं पे छोड़ा, P upon Q -3। एलसीएम ले लेते पहले, तो 5√2 इज इक्वल टू P -3Q upon Q। या मैंने यहां से लिख दिया √2 की वैल्यू क्या हुई आपकी, √2 इज इक्वल टू P -3Q upon 5Q। ये आपका आ गया। एक साइड इरेशनल, एक साइड रैशनल। अब अपने का नाउ P एंड Q आर इंटीजर, पहली लाइन वही सेम, P और Q इंटीजर है, तो अब की बार न्यूमिनेटर क्या है, P -3Q एंड 5Q आर ऑल्सो इंटीजर। दोनों इंटीजर है, P -3Q भी और 5Q भी, ये दोनों भी इंटीजर है। अगर ये दोनों इंटीजर है, सो P -3Q अपॉन 5Q क्या हुआ, इज रैशनल। बट √2 इज इरेशनल। सेम सारी चीजें वही लिखी, आगे आप लिख दोगे स्टेटमेंट में पूरा लिख देना एज रैशनल, पूरा लिख देना बेटा। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज नॉट इक्वल टू, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, इरेशनल। सो आवर एजम्पशन, जो हमारी सोच थी, जो हमने माना था, वो क्या हो गई भाई साहब, गलत हो गई। हाँ, Our assumption is wrong। तो अब आखिरी में हमने क्या लिख दिया फिर से, therefore 3 + 5√2 is irrational। और यहां पे मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये 12th का फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट भी आपने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी किया था, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, क्योंकि एक तरह का वो क्वेश्चन जो हमने किए थे वर्ड प्रॉब्लम, वही मैंने एक बार दोबारा दी है, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाए कि वर्ड प्रॉब्लम अगर आप पहले में नहीं कवर करी, जिसकी हमने 3 तरह की कवर करी थी, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने दिया, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हमारे को दिया हुआ है 2 टैंकर दिए हुए हैं, एक में दिया हुआ है 650 लीटर पेट्रोल, 850, 850 और 680, 850 लीटर और 680 लीटर। मेरे को कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब होता है कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, और ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी का बताओ जो कि इन दोनों को पूरा डिवाइड कर सके। मतलब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो मुझे क्वेश्चन से क्लियर हो गया, मुझे एचसीएफ निकालना है। अब वर्ड प्रॉब्लम में कैसे लिखेंगे, आप कहोगे टू फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर, यही है क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर विच विल measure petrol exactly। अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख देना, we will, ये बस ये है बेटा कि जो चीज हम लोग करने जा रहे हैं ना समझा दो कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। we will find HCF of 850 and 680।
इससे एग्जामिनर को ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसने तो इधर उधर तो झांका नहीं है, समझ में आता है कि ये एचसीएफ क्यों निकालने जा रहा है। ये मेन चीज है लिखना, मैक्सिमम कैपेसिटी कि मैक्सिमम क्योंकि है जो एचसीएफ से निकलता है, तो अब मैं 850 और 680 को प्राइम फैक्टराइज करके एचसीएफ निकालता हूं। पहले बात आती है 850 की, फिर से यूनिट प्लेस पे 0, 2 से गया, 2 4 8, 2 2 4, 425, 3 से नहीं जाएगा, 5 से गया, 5 8 40, 85, फिर से 5 से गया, आपका आ जाएगा 5 1 5, 17, 17 इज ए प्राइम नंबर, तो ये आ गया आपका 850। 680 को करते हैं, पहले 2 से ही 340, फिर 2 से जाएगा ये, 2 1 2, 1 कैरी 170, फिर 2 से गया, 2 8 16, 5, 85 को वापस लिख दिया, 5 17 17 1। तो मैंने अगर कंपेयर किया तो मेरा यहां से 850 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। 680 की बात करूं तो 680 में 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 17। तो अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आपने कहा देयरफॉर एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर का लोएस्ट फैक्टर। 2 और 2 क्यूब में क्या कॉमन है, 2, तो आपने 2 लिया। 5 और 5 स्क्वायर में क्या कॉमन है, सॉरी 5 और 5 स्क्वायर कॉमन है लेकिन उसमें लोएस्ट क्या है, 5, तो आपने लिया अगला 5, और 17 दोनों में सेम है, ये लिख दिया। 5 इंटू 2 इज 10, तो ये आपका आंसर आ गया 170। देयरफॉर आपने लिखा 170 लीटर ऑफ टैंकर इज रिक्वायर्ड। ये वर्ड प्रॉब्लम को आंसर के साथ खत्म कर दिया। कि आपको 170 लीटर, आप अगर डिवाइड भी करोगे, देखो 170 से आपने अगर 850 को डिवाइड किया, आपका आ जाएगा 5 लीटर, और इधर से डिवाइड किया 4 लीटर, मतलब ये दोनों एग्जैक्टली मेजर हो रहे हैं और कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। सो आई होप बच्चों ये हमारा पेपर 2 आपको क्लियर है। हमने इसमें 12 क्वेश्चन कवर किए, जिसमें हमने इर्रेशनल, रैशनल, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, एवरी कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर 1 और 2 में हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्वेश्चन के वे से उसे कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में, या मैं कहूं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में, हम लोग नए चैप्टर रिवाइज करेंगे, पुराने के क्वेश्चन भी होंगे लेकिन नया चैप्टर और ऐड करेंगे। तब तक के लिए आई होप इन 2 पेपरों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तब भी कोई डाउट्स है आप कमेंट में जरूर छोड़िए, मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन आई विल मेक श्योर कि आगे आने वाले पेपरों में आपको ये वाले चैप्टर तो रिवाइज हो और नए चैप्टर और रिवाइज हो सके। इसलिए जो स्टूडेंट्स नए हैं फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि जितने नए लेक्चर आएंगे या जैसे जैसे मैं आगे पेपर रिलीज करूंगा आप लोगों को पता चलेगा और आपकी रिवीजन अच्छे से हो सकेगी। और जिन बच्चों को अच्छा लगा हो लेक्चर, प्लीज लाइक करो, लेक्चर को शेयर करो, कमेंट्स करो, जिससे हम आगे, और अगर आपको ये भी लगता है कि मैं कुछ और टॉपिक आपको अच्छे से समझा सकता हूं, उसको भी कमेंट में डालिए, जिससे अगर मैं अलग से वीडियो बना पाऊंगा तो वो भी बनाऊंगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स, टेक केयर।